नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी अंबेडकर के अपमान पर बीजेपी के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शनों की, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी के चले नए दाव की, देखेंगे फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की यति नरसिंहानंद को लगी फटकार को, दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली में एक्टिव हुई ईडी पर मचे घमासान को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद कैसे यूपी के संभल में एएसआई सर्वे पर घिरी योगी सरकार। इन सभी मुद्दों पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कांग्रेस अधिवेशन के 100 साल पूरे होने के मौके पर 26 और 27 दिसंबर को बेलगाम में सीडब्ल्यूसी की बैठक करेगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी होंगे शामिल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दलित छात्रों को दी जाएगी अंबेडकर स्कॉलरशिप। महाराष्ट्र में पोर्टफोलियो के बंटवारे पर देरी को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान, बोले बहुमत होने के बाद क्यों हो रही है इतनी देर। राजस्थान में बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा भी हुए शामिल। राजस्थान के जयपुर में हुए हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत, 80 घायल, 30 की हालत अब भी गंभीर। अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान पर बीजेपी पहले ही बुरी तरह फंसी हुई थी कि संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर चले दांव ने बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। देश भर में राहुल गांधी के समर्थन में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कैसे अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसी बीजेपी और राहुल गांधी को लेकर कहां हो रहे हैं प्रदर्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब पर दिए बयान के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिख रहा है। जगह जगह अमित शाह के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे। इसी कड़ी में अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बीजेपी की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं राहुल गांधी पर बीजेपी की कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे झूठी शिकायत करार दे रहे हैं। जबलपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चंदन सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घंटाघर में विरोध प्रदर्शन किया और देश के गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की। घंटाघर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कल हम लोग शांति से आ रहे थे, हमें रोका गया। हमें रोकने के बाद वहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे थे और महिलाएं सामने थी। हमको जो है वो कुछ किया गया, वहाँ पीछे ढकेला गया। हमारे पीछे बड़े नेता हमारे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमने भी कल एफआईआर किया है, हमने भी सभापति को लेटर लिखा है। हमारा भी लेटर को ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर के ऊपर कार्रवाई होनी। इस दौरान कांग्रेस सचिव चंदन सिंह यादव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब के बारे में अभद्र टिप्पणी करके उनका अपमान किया है। यह अपमान देश में बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। इसी के साथ ऋषिकेश में भी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला फूका और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। वहीं रायबरेली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथी पार्क में इकट्ठा होकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में शामिल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और बिहारी प्रभारी सुशील पासी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है और इस बात को लेकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो देश के संविधान को मानने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, जब तक अमित शाह इस्तीफा देकर देश की जनता से माफी नहीं मांगते, कांग्रेस देश भर में आंदोलन जारी रखेगी। जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री ने बहुत ही निंदनीय टिप्पणी जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में की है, हम उसके लिए चाहते हैं कि वो माफी मांगे। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो सरस्वती है कभी कभी सच उगलवा देती है। जिस प्रकार से अमित शाह जी के मुंह से सच निकला है कि क्या अंबेडकर लगाए हो, ये देश की जनता ने देख लिया कि कितना सम्मान बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर का करती है। वहीं पटना से लेकर मध्य प्रदेश और यूपी से महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी राहुल गांधी के समर्थन में तमाम विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने ये भी साफ कर दिया कि बीजेपी के दबाव में अब कांग्रेस नहीं झुकेगी। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान पर घिरी बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने वायनाड लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की लोकसभा सदस्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा इस वक्त जबरदस्त तरीके से गरमाया हुआ है। इस अपमान पर बीजेपी संसद के बाद अब सड़कों पर जनता के निशाने पर आ गई है, जिससे बचने के लिए बीजेपी हथकंडे अपना रही है। इसी बीच खबर सामने आई है कि शुक्रवार 20 दिसंबर को वायनाड से बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने केरल हाईकोर्ट में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की लोकसभा सदस्यता पर सवाल उठाए हैं। दरअसल नव्या हरिदास ने केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए ये दावा किया है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव के वक्त अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय उनके और उनके परिवार के स्वामित्व वाली विभिन्न संपत्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई है। इसका खुलासा सही ढंग से नहीं किया गया है। इतना ही नहीं,
बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने प्रियंका गांधी पर मतदाताओं की पसंद को प्रभावित करने के इरादे से मतदाताओं को गुमराह करने के आरोप भी लगाए हैं। बीजेपी नेता का कहना है कि प्रियंका गांधी ने गलत जानकारी दी और मतदाताओं को अंधेरे में रखा। इसी के साथ याचिका में यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने कई मौकों पर मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डाला और कानून का उल्लंघन भी किया है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने आप को बाबा साहेब के अपमान के विरोध से बचाने के लिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रही है। आपको बता दें, नव्या हरिदास ने वायनाड से बीजेपी की टिकट पर प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई। नव्या सीपीआई की सत्यन मोकेरी के बाद तीसरे नंबर पर रही थी। बता दें, अपने चुनावी हलफनामे में प्रियंका गांधी ने बताया था कि उनके पास कुल कितनी संपत्ति है। इसी के साथ उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के बारे में भी जानकारी दी थी। ऐसे में बीजेपी के इस कदम को अम्बेडकर मुद्दे से बचने का जरिया कहा जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी पूरी तरह से घिर गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दरअसल यति नरसिंहानंद के भड़काऊ भाषण के संबंध में सोशल मीडिया पर जुबैर के पोस्ट को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर कोर्ट ने न सिर्फ जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, बल्कि याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। तो क्या है पूरा मामला और हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। यति नरसिंहानंद एक्स पोस्ट केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम सुरक्षा दी है। इतना ही नहीं, मामले पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जुबैर कोई खूंखार अपराधी नहीं है। दरअसल जुबैर के खिलाफ यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन की महासचिव उदिया त्यागी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। मोहम्मद जुबैर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस पर जुबैर ने एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को जुबैर की याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। वही इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। पीठ ने कहा है कि 6 जनवरी 2025 तक जुबैर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें, जुबैर पर एक ट्वीट के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाजियाबाद डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद के अपमानजनक और घृणास्पद भाषण दिए हैं। अपनी शिकायत में जुबैर पर आरोप लगाए गए कि 3 अक्टूबर को उन्होंने नरसिंहानंद के खिलाफ हिंसा भड़काने के इरादे से उनका पुराना वीडियो क्लिप शेयर किया। इसी के साथ उदिया त्यागी ने डासना देवी मंडी के हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए जुबैर, अरशद मंदी और असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहराते हुए शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने जुबैर के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 धार्मिक आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने, 228 झूठे साक्ष्य गणना, 299 धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना, 356 मानहानि और 351 आपराधिक धमकी के तहत आरोप लगाए। धारा में 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला काम के तहत अपराध भी जोड़ा गया है। इसी धारा पर कोर्ट ने आगे विचार करने की बात कही। फिलहाल कोर्ट ने जुबैर को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने की ईडी को मंजूरी दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। कुछ समय बाद दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ ईडी को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में जबरदस्त भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश बता रही है। वहीं ईडी के दुरुपयोग को लेकर पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासतौर पर उपराज्यपाल के इस कदम को केजरीवाल की बड़ी राजनीतिक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें, ईडी ने इस महीने की शुरुआत में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी ने शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसके लिए ईडी ने 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। हालांकि आपने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। इसी तरह उपराज्यपाल की मंजूरी पर भी आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। इस पर पार्टी का कहना है कि कथित शराब घोटाले की जांच पिछले 2 सालों से चल रही है, जिसमें 500 लोगों को परेशान किया गया है। आपके मुताबिक 50,000 पन्नों के दस्तावेज पेश किए गए हैं और 250 से ज्यादा छापे मारे गए, लेकिन इस कार्रवाई में एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। आपने ये भी बताया कि पिछले वर्षों में कई अदालती आदेशों से मामलों में खामियां उजागर हुई हैं। पार्टी का मानना है कि बीजेपी का असली उद्देश्य आप और अरविंद केजरीवाल को परेशान करना है। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी मंजूरी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अगर एलजी विनय सक्सेना जी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, तो ईडी उस मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही। ये साफ है कि ये खबर झूठ और गुमराह करने वाली है। बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जुमलेबाजी बंद करो और दिखाओ कहाँ है ईडी को मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी। ऐसे में दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच ईडी की कार्रवाई को बीजेपी का बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के संभल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। 2 दिन तक हुए इस सर्वे में मंदिर और कुओं की खुदाई की गई। ये खुदाई ऐसे वक्त में की गई जब पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इस पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे योगी राज में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ाई गई धज्जियां, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। हाल ही में देश भर में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने सभी दावों पर रोक लगा दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उत्तर प्रदेश के योगी राज में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलकर अवहेलना की गई है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद यूपी के संभल जिले में 22 जगहों पर एएसआई की टीम ने मंदिर और कुओं की वीडियोग्राफी कराई। ये सर्वे शुक्रवार 20 दिसंबर से शुरू होकर शनिवार 21 दिसंबर को पूरा किया गया। इसके बाद इस दौरान टीम ने फोटोग्राफी की और अन्य साक्ष्य भी जुटाए, जिसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के बाद पेश की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं पर सुनवाई की। 12 दिसंबर यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने निर्देश जारी करते हुए कहा, जब मामला हमारे सामने लंबित है तो ये सही नहीं होगा कि अन्य अदालतें इन मामलों की सुनवाई करें। इसी के साथ देश भर के हाईकोर्ट और निचली अदालतों को धार्मिक स्थलों के मालिकाना हक से जुड़े नए मुकदमे दर्ज करने या फैसला सुनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रोक लगा दी। साथ ही सरकारों को आदेश देते हुए सर्वे के आदेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्तों का समय भी दिया। हालांकि इस बीच 14 दिसंबर को संभल में जामा मस्जिद से अलग एक नया मामला सामने आया, जहां संभल के मुस्लिम बहुल खग्गू सराय इलाके में करीब 46 साल के बंद पुराना मंदिर मिला, जिसको जांच पड़ताल के बाद खोला गया और वहां पूजा पाठ शुरू किया गया। ये मामला शांत नहीं हुआ था कि 17 दिसंबर को वाराणसी में दशकों से बंद पुराना मंदिर मिला, जिसको खोलने के लिए खूब तनाव भी देखने को मिला। इसके तुरंत बाद संभल में एक और मंदिर खोजा गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि संभल में 2 मंदिर मिले और दोनों ही मुस्लिम बहुल इलाके में हैं, जिसको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। वहीं इस बीच यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने 1978 के संभल दंगों का मुद्दा उठाया, जिसकी चारों तरफ चर्चाएं हुई। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1978 के दंगों में 184 हिंदुओं को जिंदा जला दिया था। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद से यूपी में मंदिरों को खोजने की प्रक्रिया और तेज हो गई है, जहां मंदिरों की खोज के साथ ही मुस्लिम परिवारों को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिसको लेकर माहौल गरमाया हुआ है। वहीं इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी यूपी में मंदिर पॉलिटिक्स की जा रही है। साथ ही कोर्ट के आदेश की सरेआम अवहेलना भी की जा रही है, जिसके बाद योगी सरकार सवालों के घेरे में है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।